हेलो गाइस, वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, और इसे हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है दोस्तों? इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर लाइट का और मैटर के बीच इंटरेक्शन का हम लोग स्टडी करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं जी स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं जी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें हम लोग IR रीजन के लाइट को हम लोग सैंपल या फिर मैटर में फॉल कराते हैं। देन इसके बाद ये जो सैंपल है इसको एब्जॉर्ब, एमिट या फिर रिफ्लेक्ट या फिर ट्रांसमिट कर सकता है। उसके बाद ये जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर लेता है कि हमारे सैंपल ने या मैटर ने कितने लाइट को एब्जॉर्ब, एमिट या फिर ट्रांसमिट किया है। उसके बाद जो रिकॉर्डर या फिर सिस्टम लगा होता है इसमें हम लोगों को चार्ट, ग्राफ या फिर वैल्यू देखने को मिलता है, क्योंकि एक जो भी मैटर होता है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ही एब्जॉर्ब कर पाता है। इसके बेस में हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। इसको इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इस टेक्निक में। अब एक चीज़ और है इसमें, इसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो इसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं? तो जब हम लोग इसमें सैंपल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, इसलिए इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं जी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसमें हम लोग इंफ्रारेड रीजन का यूज़ करते हैं। और ये जो इंफ्रारेड रीजन होता है दोस्तों, ये 3 रीजन में हम लोग इसे इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नियर IR रीजन, मिड IR रीजन और फॉर IR रीजन हम लोग इस तरीके से इसे डिवाइड कर सकते हैं जो इंफ्रारेड लाइट होता है उसको। और ये जो है वो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल, अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे एंड गामा रेज। तो हम लोग लेफ़्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो इसका जो वेवलेंथ है वो इस तरीके से बढ़ते जाता है। इस तरीके से इसका जो वेवलेंथ है वो बढ़ते जाता है, और इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है गामा रेस का, और इसका सबसे कम एनर्जी होता है रेडियो वेव का। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और इसका जो वैल्यू है वो मीटर में 10⁻⁻⁴ मीटर इसका जो इंफ्रारेड रीजन है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है। इतने तक के हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को IR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं जी। उसके बाद एक चीज़ और है यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसका जो वैल्यू है वो माइक्रोमीटर में 0.752 1000 माइक्रोमीटर तक होता है, और सेंटीमीटर इन्वर्स में देखें तो ये होता है 13,000 से लेकर ये 10 सेंटीमीटर इन्वर्स तक इसका जो IR रीजन है वो होता है। 0.75 टू 2.5 माइक्रोमीटर को हम लोग नियर IR रीजन कहते हैं, और 0.25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक के रेंज को हम लोग मिड IR रीजन कहते हैं, और इसको हम लोग 50 टू 1000 माइक्रोमीटर को हम लोग फॉर IR रीजन कहते हैं जी। ये इसका इतना तक का रेंज होता है IR रेडिएशन का या IR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो इतने रेंज का हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं इस टेक्निक में जी, ये याद रखेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मॉलिक्यूल होता है, मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स होता है वो मिड IR रीजन के लाइट को ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है, इसको ध्यान रखिएगा। मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स जो है वो मिड IR रीजन को ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा इसके साथ फ्रेंडली रहता है, राइट। तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसके बाद आगे देखिए, इसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, इज द मेजरमेंट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन विथ मैटर बाय एब्जॉर्प्शन, एमिशन या फिर रिफ्लेक्शन। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया पहले कि जो मैटर है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, एमिट कर सकता है या फिर रिफ्लेक्ट कर सकता है, जिसे हमारा डिटेक्टर जो है डिटेक्ट कर लेता है। और इसके बेस में हम लोगों को इस तरीके से इसमें सिग्नल या फिर ग्राफ या फिर चार्ट देखने को मिलता है। इस तरीके से हम लोगों को IR स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है जी, राइट। उसके बाद आगे देखिए, इट इज़ यूज टू स्टडी एंड आइडेंटिफाई केमिकल सब्सटेंस और फंक्शनल ग्रुप, है ना। ये ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? केमिकल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप को भी आइडेंटिफाई करने के लिए या उनका स्टडी करने के लिए हम लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। इन सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फॉर्म, है ना। तीनों ही फॉर्म में जो भी सब्सटेंस या मैटर प्रेजेंट है उसको हम लोग इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टेक्निक की मदद से, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों ही फेस को। उसके बाद देखिए, एक चीज़ और है इसमें इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग ने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था, जिसे हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल को ही आइडेंटिफाई या फिर
इसका ही हम लोग स्टडी कर पाते थे। ऐसा क्यों? तो देखिए सॉलिड में रोटेशन पॉसिबल है क्या? देखिए ये सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत पास पास इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरीके से ये रोटेट नहीं कर पाते हैं ना। अब लिक्विड के केस में देखिए तो इसमें कोलिजन हो सकता है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड में जो मॉलिक्यूल है तो सॉरी जो एटम है वो थोड़ा इस तरीके से दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसको ऐसे इस तरीके से रोटेट करने जाऊँ तो यहाँ के मॉलिक्यूल के साथ ये कोलिजन ये शो कर सकता है। तो ये इसमें भी पॉसिबल नहीं है, सॉलिड में भी पॉसिबल नहीं है और लिक्विड में भी पॉसिबल नहीं है। अब गैस में रोटेशन पॉसिबल है क्या? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि गैस में जो एटम होते हैं उसमें जो एटम होते हैं वो दूर दूर में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है। तो जब हम लोग माइक्रोवेव रेडिएशन को इस तरीके से इसमें फॉल कराते हैं गैसियस मॉलिक्यूल में, तो ये रोटेशन शो करने लग जाता है और इसमें हम लोगों को इस तरीके से माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा या फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है ना। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग तीनों फेज में इसमें हम लोगों को सिग्नल मिलेगा, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों ही फॉर्म में, है ना। तो किस तरीके से हो सकता है? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल इस तरीके से पास पास हैं, लेकिन इसमें वाइब्रेशन ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, और सॉलिड में हो सकता है तो लिक्विड में भी और गैस में भी वाइब्रेशन ये हो सकता है। इसलिए ये जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये तीनों ही फॉर्म में ये अपना जो स्पेक्ट्रम है वो शो कराता है, तीनों ही स्टेट में, राइट। अब आगे देखिए, इट कैन बी यूज टू कैरेक्टराइज न्यू मटेरियल्स, है ना। इट कैन बी यूज टू कैरेक्टराइज न्यू मटेरियल और आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई नोन एंड अननोन सैंपल, है ना। तो ये इसका यूज़ हुआ फ्रेंड। इसके बाद यहाँ पर ये ब्लॉक डायग्राम है, ये हमारा IR सोर्स है, ये हमारा फर्स्ट स्लिट और ये सेकंड स्लिट, ये हमारा इंट्रेंस स्लिट है और ये एग्जिट स्लिट है। इसके बीच में ये मोनोक्रोमेटल लगा होता है जो कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में इस तरीके से चेंज करता है और इस तरीके से पैरेलल डायरेक्शन में ये सैंपल में फॉल कराने में ये हेल्प करता है। इसके बाद सैंपल जो है ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब, एमिट या फिर रिफ्लेक्ट कर सकता है। उसके बाद ये एम्पलीफायर जो है वो सिग्नल को हमारे डिटेक्टर तक एम्पलीफाई करके पहुंचाता है, जो कि हमारा जो डिटेक्टर लगा होता है वो सैंपल ने कितने रेडिएशन को एब्जॉर्ब, एमिट या फिर रिफ्लेक्ट किया इसको ये डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद सिस्टम में हमें IR स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है जी, राइट। तो ये होगा फ्रेंड इसका ब्लॉक डायग्राम। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग इसका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पर The absorption of infrared radiation causes a excitation of molecule from a lower to higher vibration level, है ना। और इसमें किस लेवल में ट्रांजिशन होता है? वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन होता है ना, क्योंकि हम लोग जब IR रेडिएशन डालते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल है इस तरीके से वो वाइब्रेट करने लग जाता है, तो जो ट्रांजिशन होगा वो वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन होगा, लोअर टू हायर वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन होगा फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद देखिए ऑल दी बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल्स, है ना, ऑल दी बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल आर नॉट कैपेबल टू एब्जॉर्बिंग इंफ्रारेड, है ना। ऐसा नहीं है कि हर मॉलिक्यूल जो है इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, बट ओनली दोज बॉन्ड्स, है ना, बट ओनली दोज बॉन्ड विच आर अकम्पेंड बाय अ चेंज इन डाइपोल मोमेंट विल एब्जॉर्ब इन दी इंफ्रारेड रेडिएशन या फिर रीजन। कहने का मतलब ये है कि हर मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कि ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर ले। उसके लिए क्या चाहिए रहता है? पहले चीज़ तो इसमें डाइपोल मोमेंट होने चाहिए, पर किसी वजह से उसमें डाइपोल मोमेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर CO2 है, इसमें नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम हो जाता है। इसमें जो डाइपोल मोमेंट होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है ना, इस तरीके से इक्वल एंड अपोजिट होता है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम है और चार्ज भी सेम है, इसलिए ये कैंसल आउट हो जाते हैं। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। लेकिन हम लोग इसमें अगर डायनेमिक डाइपोल मोमेंट अगर या फिर डायनेमिज्म की वजह से इसमें हम लोग डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर पाएँ या फिर इस बॉन्ड को हम लोग इस तरीके से खींच लें, तो है ना, तो ये कैंसल आउट नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसका बीच का जो डिस्टेंस है वो इसका जो R हो जाएगा और इसका R डैश हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो हम लोग जो चेंज कर रहे हैं बॉन्ड में, उसकी वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या होगा? IR एक्टिव मॉलिक्यूल होगा, तो ये IR स्पेक्ट्रम ये प्रोवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है ना, ये स्टेटमेंट का कहने का मतलब यही है जी, राइट। हर कोई मॉलिक्यूल इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन किसी वजह से या फिर डायनेमिज्म की वजह से जब हम लोग उसमें उसके बॉन्ड में चेंज कर पाते हैं, उसके, है ना, बॉन्ड में अगर चेंज ला पाते हैं तो वो क्या हो जाता है? IR एक्टिव हो जाता है और वो हमें IR स्पेक्ट्रम ये देने लग जाता है जी, राइट। उसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए इंफ्रारेड जो लाइट होता है ना, इंफ्रारेड लाइट इज दस एब्जॉर्ब व्हेन द ऑसिलेटिंग डाइपोल मोमेंट, है ना। और ये डाइपोल मोमेंट किसके कारण जनरेट होता है? ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, है ना।
मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कारण ये जो डाइपोल मोमेंट है वो जनरेट होता है, और ये जो डाइपोल मोमेंट है वो इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट्स विद दी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक वेक्टर, है ना, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो। और किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक वेक्टर के साथ ये इंटरेक्ट करता है? इलेक्ट्रो इंफ्रारेड बीम के साथ, है ना, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जब इन दोनों का फ्रिक्वेंसी आईआर बीम का और डाइपोल मोमेंट का जो फ्रिक्वेंसी है वो मैच हो जाता है, तभी इनमें भी हमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है जी, राइट। उसके बाद देखिए, दिस वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन एट सर्टेन क्वांटाइज फ्रिक्वेंसी, है ना, क्वांटाइज मतलब फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी, है ना, फिक्स्ड एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्वांटाइज है, तभी तो ये आईआर रीजन का है जी, राइट। उसके बाद देखिए, एंड गिव राइज टू अ कैरेक्टरिस्टिक बैंड्स, है ना, तो इस तरीके से इसका प्रिंसिपल होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब इसके बाद है टाइप ऑफ वाइब्रेशन या फिर वाइब्रेशनल बोन्ड, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग इस इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें सबसे पहले होता है जी आईआर सोर्स होता है, उसके बाद इंट्रेंस स्लिट, मोनोक्रोमेटर, एग्जिट स्लिट, सैंपल, डिटेक्टर, उसके बाद रीड आउट सिस्टम लगा होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आईआर सोर्स हम लोग इसमें कौन कौन सा यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग वेरियस टाइप के इसमें आईआर सोर्स यूज़ करते हैं, उसमें से जो मेन है उसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है इनकैंडेसेंट लैंप होता है, सेकेंड होता है नर्नस्ट ग्लोवर हम लोग यूज़ करते हैं, थर्ड है ग्लोबर सोर्स हम लोग यूज़ करते हैं, फोर्थ है टंगस्टन फिलामेंट लैंप यूज़ करते हैं, और फिफ्थ हम लोग मरकरी आर्क लैंप हम लोग यूज़ करते हैं। नर्नस्ट ग्लोवर में हम लोग जो आईआर रेडिएशन है उसके लिए हम लोग रेयर अर्थ ऑक्साइड रॉड का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि जिरकोनियम, यूट्रियम, थोरियम हम लोग यूज़ करते हैं, और इससे हमें मिड रीजन के या मिड रेंज के हम लोगों को आईआर रेडिएशन देखने को मिलता है जब हम लोग नर्नस्ट ग्लोवर यूज़ करते हैं। जब हम लोग ग्लोबल सोर्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग हीट करते हैं, इससे हम लोगों को मिड रेंज का ही इंफ्रारेड रेडिएशन हम लोग को देखने को मिलता है। जब हम लोग टंगस्टन फिलामेंट लैंप यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोगों को 1100 केल्विन टेम्परेचर देखने को मिलता है, और उसमें हम लोगों को नियर रीजन के हम लोगों को आईआर रेडिएशन देखने को मिलता है। और जब हम लोग मरकरी आर्क लैंप यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग मरकरी प्लाज्मा का यूज़ करते हैं, उसमें हम लोगों को फॉर इंफ्रारेड रीजन का हमें रेडिएशन देखने को मिलता है, या उससे एमिट होता है जो रेडिएशन, उसका ये रेंज होता है जी। फॉर आईआर रीजन का जो रेडिएशन है वो इससे एमिट होता है। अब सेकंड इसमें है जी मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर जो होता है ये दोनों स्लिट के बीच में इस तरीके से ये प्लेस्ड होता है, और जो मोनोक्रोमेटर है ये हम लोग दो तरीके के यूज़ करते हैं इस इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो देखिए, फर्स्ट है प्रिज्म और दूसरा है ग्रेटिंग। जो प्रिज्म होता है वो दोस्तों डिस्पर्सिव एलिमेंट या फिर वेरियस मेटल हैलाइड सॉल्ट का बना होता है, और मोस्ट कॉमनली ये सोडियम क्लोराइड का ये बना होता है जो प्रिज्म या फिर मोनोक्रोमेटर है वो। और सेकंड जो है ग्रेटिंग जो है दोस्तों, वो सम मटेरियल जैसे कि ग्लास, क्वार्ट्ज और एल्काइल हैलाइड से ये बना होता है जो ग्रेटिंग होता है वो। अब थर्ड इसमें है जी सैंपल एरिया। सैंपल एरिया वो जगह होता है जहाँ पर हम लोग सैंपल को इस तरीके से रखते हैं, तो ये होता है हमारा सैंपल एरिया। उसके बाद देखते हैं सैंपल सेल एंड सैम्पलिंग ऑफ सब्सटेंस, है ना। तो सैंपल सेल किस चीज़ का बना होता है और किस तरीके से हम लोग सैंपल को हम लोग इस सैंपल सेल में रखते हैं, क्योंकि हम लोग तीनों फेज यूज़ कर रहे हैं ना जी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो किस तरीके से हम लोग उस सैंपल का सैम्पलिंग करते हैं और सैंपल सेल में रखते हैं, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा। तो देखिए, मटेरियल कंटेनिंग सैंपल मस्ट बी ट्रांसपेरेंट टू दी आईआर रेडिएशन, सो दी सॉल्ट लाइक NaCl और KBr आर ओनली यूज, है ना। हम लोग NaCl और KBr का यूज़ करते हैं एज अ सैंपल सेल। अब हम लोग सैंपल को कैसे हैंडल करते हैं ना, क्योंकि हम लोग तीनों फेज में लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसी भी फेज में हम लोग ले सकते हैं। तो सैंपल को हम लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं वो चीज़ को यहाँ पर देखिए। तो यार सैम्पलिंग ऑफ सॉलिड के लिए हम लोग ये 4 टेक्निक्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट है इसमें है सॉलिड्स रन इन सॉल्यूशन, सेकंड है इसमें मूल टेक्निक, थर्ड इसमें प्रेस्ड पैलेट टेक्निक, और फोर्थ है इसमें है सॉलिड फिल्म्स, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सॉलिड्स रन इन सॉल्यूशन। हम लोग स्पेशली इसी टेक्निक को ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सॉलिड्स रन इन सॉल्यूशन इसमें क्या होता है, सबसे पहले सॉलिड सैंपल को हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट में हम लोग डिजॉल्व करते हैं यार। उसके बाद इसको हम लोग प्लेस करते हैं अ ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन इन एल्काली मेटल डिस्क में हम लोग इस तरीके से इसको रखते हैं। उसके बाद एंड अलाउ टू इवापोरेट, है ना, लिविंग अ थिन फिल्म विच इज़ देन माउंटेड ऑन अ स्पेक्ट्रोमीटर, इस तरीके से। उसके बाद हम लोग उसमें स्पेक्ट्रोमीटर में एनालिसिस करते हैं उस चीज़ का,
और हम लोग सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, एसीटोन, साइक्लोहेक्सेन और क्लोरोफॉर्म को हम लोग ऐसा नॉन एक्वस सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं जी, राइट। तो ये होगा फ्रेंड्स सैम्पलिंग ऑफ सॉलिड। अब हम लोग लिक्विड का किस तरीके से हम लोग सैंपल सेल में रखते हैं, सैंपल सेल में किस तरीके से सॉलिड सैंपल को रखते हैं, उस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए सैम्पलिंग ऑफ लिक्विड, तो किस तरीके से हम लोग लिक्विड सैंपल को सैंपल सेल में रखते हैं, तो उस चीज़ को देखिए। लिक्विड सैंपल कैन बी सैंडविच बिटवीन टू एल्काली हैलाइड प्लेट्स, जैसे कि NaCl, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और कैल्शियम डाइफ्लोराइड के बीच में इस तरीके से रखते हैं। इस तरीके से प्लेट लगा होता है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से प्लेट लगा होता है। ये हमारा NaCl प्लेट लिया है यहाँ पर, ये दोनों प्लेट के बीच में इस तरीके से जो लिक्विड सैंपल है वो सैंडविच की तरह इस तरीके से बीच में रखते हैं। तो लिक्विड सैंपल को हम लोग इस तरीके से प्लेस करते हैं सैंपल सेल में। और गैसियस फेज को किस तरीके से हम लोग डील करते हैं, किस तरीके से उसका सैम्पलिंग करते हैं, तो देखिए हियर गैसियस सैंपल इज इंट्रोड्यूस इनटू अ ग्लास सेल मेड अप ऑफ NaCl। तो इस तरीके से हम लोग गैसियस जो फेज में रहता है सैंपल, उसको हम लोग सैंपल सेल में रखते हैं जी, और इस तरीके से इसका एनालिसिस या इसको आइडेंटिफाई करते हैं जो गैसियस फेस में मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसको। उसके बाद देखिए वेरी फेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी एग्जामिन एज गैसेस, है ना। तो इस टेक्निक का मतलब गैस फेस का हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं इस टेक्निक में, है ना। वेरी फेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी एग्जामिन, है ना। इस टेक्निक के जरिए से हम लोग बहुत कम जो कंपाउंड होता है उसको, जो गैसियस फेज में रहता है स्पेशली, उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं बहुत कम इस टेक्निक में। फॉर एग्जांपल 1,4-डाईऑक्सेन, इसको हम लोग इस टेक्निक की मदद से आइडेंटिफाई एनालिसिस करते हैं जी। उसके बाद देखिए इस सैंपल सेल हो गया, ये चीज़ यहाँ तक हम लोग क्लियर कर दिया। उसके बाद डिटेक्टर देखते हैं कि हम लोग कौन कौन सा इसमें डिटेक्टर यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग 3 टाइप्स के इसमें डिटेक्टर यूज़ करते हैं, थर्मल डिटेक्टर, पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर, फोटो कंडक्टिंग डिटेक्टर हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं। जो थर्मल डिटेक्टर होता है देयर रिस्पॉन्स डिपेंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, है ना। तो इस पर ये डिपेंड होता है जो थर्मल डिटेक्टर होता है वो। पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर जो होता है वो पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड ऑन दी रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिटेक्टर, है ना, इस पर ये डिपेंड होता है। और फोटो कंडक्टिंग डिटेक्टर जो होता है वो मोस्ट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 तरीके के डिटेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं। और एम्पलीफायर लगा होता है जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करके डिटेक्टर तक पहुंचाता है, या एम्पलीफायर अगर डिटेक्टर के बाद लगा हो तो उसको सिग्नल को एम्पलीफाई करके ये हमारे सिस्टम तक ये पहुंचाता है जी। उसके बाद होता है रिकॉर्डर। द रिकॉर्डर रिसीव द सिग्नल और डेटा एंड डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, ग्राफ या फिर, है ना, नंबर्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से हम लोगों को IR स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। अब इसके बाद है लास्ट, इसमें है इसका एप्लीकेशन। तो ये जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या क्या इसके यूजेस हैं या क्या क्या इसके एप्लीकेशन है, तो देखिए स्टडिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, है ना, हम लोग रिएक्शन के प्रोग्रेस को भी इससे स्टडी कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप का। डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी इन अ कंपाउंड, है ना, हम लोग कंपाउंड में जो इम्प्योरिटी है उसको भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। शेप ऑफ द सिमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं इस टेक्निक की मदद से। और लास्ट है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन अ सैंपल, हम लोग इस टेक्निक की मदद से जो भी वाटर प्रेजेंस है सैंपल में उसको भी हम लोग डिटेक्शन या एनालिसिस में कर सकते हैं जी। तो ये हो गया फ्रेंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।